वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्रों हेतु ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2022 और उनके जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं 2023-24 की या 25-26 में, तो उन सभी जो है के लिए इम्पोर्टेंट होगी। मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास दोनों के लिए यह लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आपको बता दूं, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में लगभग एक सा चीज़ें बीए प्रथम सेमेस्टर में पढ़नी होती है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्राचीन इतिहास वालों के लिए भी और जो है मध्यकालीन इतिहास वालों के लिए भी। आइए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले कल की वीडियो में हमने देखा था मॉडल पेपर 1 के बारे में। अब ये मॉडल पेपर 2 है। कहने का मतलब ये है कि ये पेपर 2 वगैरह नहीं है, सब उसमें एक ही में समाहित हमने करने का प्रयास किया है। मेरे बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक वीडियो जो है इससे पहले हो चुकी है और उससे पहले भी एक मॉडल पेपर हो चुका है और एक लिखित वाला मॉडल पेपर, तो कुल मिलाकर के 2 इससे पहले ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपके चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन इस तरीके से लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की ये दूसरी वीडियो है। ओके, आप लोग शायद इतनी बातें ना समझ पाए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। सारी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप एक तरफ से सारी की सारी प्लेलिस्ट देख डालिएगा। सिलेबस पहले देख लीजिएगा, उसके बाद में लिखित वाला मॉडल पेपर देखिएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर देखिएगा। 2 3 4 पड़े हुए हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लगभग 68 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जो है तैयार हो जाइए और बड़े ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, एग्जाम्स में आने की संभावना जिनकी रहेगी। आइए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। कल हमने लगभग इतने ही या फिर इससे अधिक प्रश्नों को देखा। आज के वीडियो के अंतर्गत हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आपके समक्ष जो है प्रश्न जो है आएंगे इसी प्रकार से, यहाँ पर देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना बिना समय गंवाए हुए। ये प्रश्न आपका योग हो ही गया था, ये हो गया था। आगे देखिए, ये अब यहाँ से आपका प्रारंभ करना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। हमने इससे पहले ये सब डिस्कस कर लिया। समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो हमको किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये बात हमने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये प्रयाग प्रशस्ति जो है, ये पुस्तक जो है, इसके रचनाकार कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है भैया? प्रश्न है आपका कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? ऑप्शन ए कालिदास, बी है विशाखदत्त, सी है हरिसेन और डी है शूद्रक। कौन है रचनाकार? फटाफट से बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है भाई? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। सॉरी, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। किस गुप्त सम्राट को, क्या भाई, किस किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? हमने पहले भी आपको बताया था, भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त साहब को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने लगभग 100 से अधिक युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। एक भी युद्ध ये आज तक हारा ही नहीं। कौन? समुद्रगुप्त। तो ये बड़ा ही महान शासक हुआ है अपने जमाने का। किसी दिन समुद्रगुप्त के बारे में आपको बता दूंगा। तो ये भाई वही महान जो है भारत का नेपोलियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। ये भारत का नेपोलियन वाला तो एकदम से रट लीजिए, प्रश्न आना ही आना है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने अपने जो है प्रथम विजय अभियान में आर्यावर्त के कितने राजाओं को पराजित किया? भाई कितने राजाओं को पराजित किया था? आर्यावर्त के कितने राजाओं को समुद्रगुप्त ने अपने प्रथम विजय अभियान में, किसमें? प्रथम विजय अभियान में आर्यावर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था? 2 को किया था, 3 को किया था, 4 को या 6 को किया था? तो भैया 4 लोगों को पराजित किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, सा वाला का ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं के प्रति जिस नीति का परिचय दिया वह कौन सी नीति थी? ऑप्शन ए है उन्मूलन नीति, ऑप्शन बी है प्रत्यार्पण मतलब कि प्रत्यार्पणा नीति, या फिर सी है ग्रहण मोक्ष नीति, या डी है उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भैया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उन्मूलन नीति का प्रयोग किया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान, क्या दक्षिणापथ अभियान में कितने राजाओं को पराजित किया? तो समुद्रगुप्त ने जो इसका दक्षिणापथ अभियान था उसमें 12 राजाओं को पराजित किया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, 12 राजाओं को पराजित किया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, समुद्रगुप्त के विजय की तुलना प्राचीन भारत के किस सम्राट से की गई है?
समुद्रगुप्त के विजय की तुलना प्राचीन भारत के किस सम्राट से की गई है? ऑप्शन ए है दशरथ से की गई है, या ऑप्शन बी है रघु से की गई है, या ऑप्शन सी है मानधाता से की गई है, या ऑप्शन डी है सातकर्णी से की गई है। बताने का प्रयास करो। ये रघुवंश के ही है, सब सूर्यवंश के ही राजा है। तो समुद्रगुप्त के विजय की तुलना प्राचीन भारत के जो है रघु से की गई। किससे की गई? रघु से। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जो रघु महाराज थे वो राजा अज के जो है पिता थे। राजा अज जो थे वो दशरथ के पिता थे। दशरथ को किसके पिता थे? तो राम के पिता है दशरथ, दशरथ के पिता का नाम है अज, और अज के पिता का नाम था रघु। और वही रघुवंश कहा जाता है कि रघुवंशी राम या फिर रघुबर है। रघुबर मतलब कि एक प्रकार से रघु के खानदान के हैं, रघुवंशी है। ठीक, कहे नहीं थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जो है कैकेयी ने जो है ताना दिया था राजा दशरथ को कि हाँ, आप कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, हमेशा चली आई। रघुकुल की रीति हमेशा से जो राजा हुए हैं वो अपने प्राणों का बलिदान पहले देते हैं, और बचनों मतलब कि जो है अपने वचन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो जो है उसी रघु के कुल के आप भी हो, राजा दशरथ से कह रही कि तो ये बात हमने आपको समझाई थी, आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य में भी सम्मिलित है। जो छात्र छात्राएं हमारे हिंदी वाले होंगे उनको पता होगा, हमने खूब विस्तार से समझाया था। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी सम्राट था। क्या समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी सम्राट था? यह कथन किसके मतलब यह कथन उसके किस पक्ष में पता चलता है? तो किस पक्ष में पता चलता है? उत्तरी भारत की विजय से, या फिर दक्षिणी भारत की विजय से, या जो है आटविक राज्यों पर विजय से, या गणराज्यों पर विजय से? तो समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी सम्राट था, इस बात का पता हमको उसके किस अभियान से चलता है? तो दक्षिणी भारत की विजय से हमको पता चलता है कि वह एक दूरदर्शी सम्राट था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं आपके समक्ष, एग्जाम से में यही छपेंगे। अगला प्रश्न आपसे है, प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने अपने को चक्रवर्ती सिद्ध करने के लिए कौन से यज्ञ का आयोजन किया था? तो चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को समुद्रगुप्त ने सिद्ध करने के लिए कौन सा यज्ञ का आयोजन किया था भैया? तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है जब किसी चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया जाता है। राजा दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट थे, अश्वमेध यज्ञ उसने भी किया था। राजा राम जो थे वो भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन हुआ क्या कि राजा दशरथ ने जब मतलब कि राजा राम ने जब क्या किया था, श्री रामचंद्र प्रभु ने जो है अपना घोड़ा छोड़ा था, तो उसको लव और कुश उनके दोनों पुत्रों ने क्या कर दिया था, पकड़ लिया था जंगल में, और उनसे युद्ध किया था। तो ये जो है अश्वमेध माने होता है कि घोड़ा छोड़ा जाता था उस यज्ञ में। जिस चक्रवर्ती सम्राट जब तमाम सारे राज्यों को मतलब कि वो घोड़ा घूमता रहेगा और सैनिक लोग उस घोड़े को लेकर के घूमते रहेंगे इधर उधर, और जो व्यक्ति जो है नतमस्तक नहीं होता उनके सामने उस घोड़े के या फिर उस राजा के सामने कि ये राजा फलाने का घोड़ा है, तो जो है हुआ होगा क्या कि वो उसको मतलब क्या तो उसकी दास्ता स्वीकार करो, या फिर मानो कि हाँ राजा चक्रवर्ती है, मतलब कि हाँ राजा बलवान है, लेकिन अगर नहीं मानते तो युद्ध करो। ठीक, तो उसमें राजा अगर घोड़ा को पकड़ लेते थे जो लोग तो युद्ध करते थे। तो इसी प्रकार से हुआ था ना युद्ध, तो अश्वमेध यज्ञ ही था। तो चक्रवर्ती सम्राट वही होते। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस सम्राट की तुलना बीड़ा बजाने के क्षेत्र में नारद और तुम्बरु से की जाती है? तो किस मतलब गुप्त वंश के किस सम्राट की तुलना बीड़ा बजाने के क्षेत्र में नारद और तुम्बरु से की जाती है? किससे मतलब किस सम्राट की? तो समुद्रगुप्त की ही की जाती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त की ही तुलना करी जाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चंद्रगुप्त ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जिन साधनों पर अधिक बल दिया था वो साधन कौन से थे? ऑप्शन ए सैन्य सशक्तिकरण पर बल दिया था, या कूटनीति पर बल दिया था, या वैवाहिक संबंधों पर बल दिया था, या मैत्री संबंधों पर बल दिया था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो वैवाहिक संबंधों पर बल दिया था चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाने का प्रयास, प्रश्न है आपके समक्ष, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न है कि शकों को पराजित करके सौराष्ट्र, मालवा तथा गुजरात पर अधिकार करने वाला सम्राट कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, या स्कंदगुप्त था, या चंद्रगुप्त प्रथम था, या समुद्रगुप्त था? तो कौन था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, चीनी यात्री जो फाहियान था वो किसके समय में भारत आया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चीनी यात्री फाहियान जो था वह किसके समय पर भारत में आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो किसके समय पर आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय पर जो है जो चीनी यात्री था वो फाहियान जो है यहाँ पर आया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किन पर विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किस पर विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? तो विजय थी शकों और कुषाणों पर विजय प्राप्त करी जब इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ऑप्शन इसका सा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तब से इसका नाम क्या होगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय उससे पहले हम लोग कहते थे ना, लेकिन अब भी चंद्रगुप्त मतलब द्वितीय कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उपाधि धारण करी इसने किसके? शकों और कुषाणों मतलब कि कुषाणों पर जब आक्रमण किया उसमें विजय प्राप्त की, तो इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है अपने आप को नाम कहा। और अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शाकाहारी कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया है कि उसने शकों के साथ मित्रता कर ली थी इसलिए, या वह शकों को पराजित हो मतलब शकों से पराजित हो गया था इसलिए, या उसने शकों को अलग राज्य दे दिया था इसलिए, या फिर शकों ने अब उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी इसीलिए। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो होगा, क्योंकि शाकाहारी का मतलब जब किसी इसमें मतलब कि शाकाहारी मतलब शकों को उसने मतलब कि क्या कर दिया, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। शकों ने उसकी अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी, अर्थात शक पराजित हो गए थे चंद्रगुप्त से, इसीलिए उसको शाकाहारी की उपाधि मिली। अगला प्रश्न है किस गुप्त सम्राट की राज्यसभा नवरत्नों से सुशोभित थी? कौन सा ऐसा गुप्त सम्राट था जिसकी राज्यसभा नवरत्नों से सुशोभित थी भाई? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गद्दी पर कब बैठा मेरे भाई? तो 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गद्दी पर बैठा, 380 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फाहियान भारत में कब आया भाई? फाहियान भारत में कब आया था? तो 399 ईस्वी में जो है फाहियान जो था भारत में आया था, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि जिस इतिहासकार ने मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि जिस साहित्यकार ने की है वह साहित्यकार कौन सा है? वो सॉरी इतिहासकार कौन सा है? ऑप्शन ए है एस मतलब ए एस अल्टेकर, या एस के चक्रवर्ती, या फिर जे रत्नाकर, या फिर आर सी मजूमदार। बताने का प्रयास करें तो जे रत्नाकर ने इस बात की पुष्टि करी है कि अश्वमेध यज्ञ चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना वैवाहिक संबंध जिस राजवंश से स्थापित किया था वह राजवंश कौन सा था? नाग वंश, या वाकाटक वंश, या शुंग वंश, या कदम्ब वंश। तो वो वंश था आपका कौन सा? नाग वंश, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बड़ा बड़ा ही बढ़िया प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपके समक्ष स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा मोटे मोटे अक्षरों में। क्या प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों? आपको बता दूं, एक आपको बता दूं कि जो है नागभट्ट प्रथम थे, नागभट्ट प्रथम जो थे वो 730 ईस्वी में जो है 730 से 756 ईस्वी के आसपास के हैं। मतलब कि इनका जो है पूरा का पूरा क्या हमने बता दिया 730 से 756 ईस्वी में मतलब कि ये राज्य मतलब राज्य इनका रहता है। उसके बाद बहुत सारे जो है राजा आए थे, हम किसी दिन चर्चा करेंगे इन सभी के बारे में, आप परेशान मत होइएगा। चलिए, हालांकि अब यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव में आपकी परीक्षा होनी है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको बता दे रहा हूँ प्रश्न, और मैं जिस दिन चर्चा करूँगा मतलब कि टाइम मिला तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं, आपको जो लिखित वाले प्रश्न होते हैं उनको डिस्कस करवा दूंगा। जैसे कि महासंग्राम जो वीडियो आपकी आनी है, इसकी अभी नहीं दी है हमने, तो हो सकता है आपको दे दी जाए। ओके, प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई? प्रश्न है क्या कि हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो फाहियान जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर ही आया था। हर्ष के शासनकाल में कौन सा भारत आया था भाई? ह्वेनसांग, या इत्सिंग, या फाहियान, या मेगस्थनीज? कौन आया था भाई? तो बाणभट्ट आया था। कौन, सॉरी बाणभट्ट बोल रहा हूँ, जो है ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। हर्ष के शासनकाल में भारत आया थे कौन? ह्वेनसांग आया था। कौन था? ह्वेनसांग आया था। ओके, हर्ष का दरबारी कवि कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे, और हर्ष के समय उच्च शिक्षा का जो केंद्र था वह नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बादामी के चालुक्यों का मूल निवास स्थान था। बादामी के चालुक्यों का मूल निवास स्थान क्या था भाई? तो कर्नाटका जो था वो बादामी के चालुक्यों का मूल निवास स्थान था, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे हर्ष और पुलकेशियन के मध्य युद्ध हुआ था। हर्ष और पुलकेशियन के मध्य युद्ध हुआ, कब हुआ था युद्ध भाई? हर्ष और पुलकेशियन के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो 634 ईस्वी से लेकर के 635 ईस्वी के आसपास में युद्ध हुआ था, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा राजपूत काल का समय था। राजपूत काल का समय क्या था भाई? तो 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है ये राजपूत जो है काल माना जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्या है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, हिंदी साहित्य में आप लोग जानते होंगे। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत मतलब बताया गया है?
तो पृथ्वीराज राजस्व में ऑप्शन ए है अग्निकुंड का, या विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, या भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, या वीर जातियों के समूह का सिद्धांत। क्या बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो अग्निकुंड का सिद्धांत बताया गया है राजपूतों की उत्पत्ति का, कि जो है अग्नि के कुंड से जो है क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वीराज राजस्व में बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ग्वालियर के चतुर्भुज अभिलेख में मिहिर भोज को क्या कहा गया है? ग्वालियर के चतुर्भुज अभिलेख में मिहिर भोज को क्या कहा गया भाई? तो क्या कहा गया है? आदिर वराह कहा गया। क्या? आदि वराह कहा गया है। क्या? आदि वराह। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। परमार भोज की सामरिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त है। परमार भोज की सामरिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त है, तो किससे प्राप्त है भाई? उदयपुर प्रशस्ति से, या प्रयाग प्रशस्ति से, या तलवाड़ा अभिलेख से, या कालिंजर शिलालेख से। तो परमार भोज की जो सामरिक माने होता है जो कुछ उसके समय की जो उपलब्धियां हैं परमार की भोज की, उसके समय की उपलब्धियों की जानकारी हमको उदयपुर के प्रशस्ति से मिलती है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भाई? तो 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, 1191 में पहला युद्ध हुआ था तराइन का। ठीक, ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न शशांक को पराजित करने के लिए हर्ष ने जिस सम्राट से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था वह कौन था? शशांक को पराजित करने के लिए हर्ष ने जिस सम्राट से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया वह थे भास्कर वर्मा। कौन थे? भास्कर वर्मा या फिर भास्कर बर्मन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है हर्ष के शासनकाल की जानकारी का प्रमुख अभिलेख है। हर्ष के शासनकाल की जानकारी का प्रमुख अभिलेख कौन सा है भाई? तो मधुबन और बांसखेड़ा। ये अभिलेख जो है मधुबन और बांसखेड़ा का जो अभिलेख है उससे हर्ष के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है हर्ष की ख्याति उसके जिस प्रमुख कार्यों के कारण प्राप्त है। हर्ष की ख्याति उसके जिस प्रमुख कार्यों के कारण प्राप्त है वह कारण कौन से? ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय से पराजय के कारण, या भास्कर वर्मा से मैत्री संबंधों के कारण, या प्रयोग दानोत्सव के कारण, या नालंदा विश्वविद्यालय के कारण। बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो हर्ष की ख्याति उसके जिस प्रमुख कार्यों के कारण प्राप्त है वो कारण कौन सा है भाई? तो जो है प्रयाग दानोत्सव के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, प्रयाग दानोत्सव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, मोटे मोटे अक्षरों में देखें। हर्ष ने अपनी मित्रता को अस्थाई बनाने के लिए जिस नरेश से अपनी पुत्री का विवाह किया था वह कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? हर्ष ने अपनी मित्रता को अस्थाई बनाने के लिए जिस नरेश की पुत्री से जो है विवाह किया था वह नरेश का नाम क्या था? गृह वर्मा, अयावंती वर्मा, भास्कर वर्मा, या फिर ध्रुव भट्ट। तो कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? वह आपका था ध्रुव भट्ट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य युद्ध कब हुआ था? हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य युद्ध कब हुआ भाई? तो 630 से 634 ईस्वी के आसपास हुआ। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। जो है सकलोत रापथनाथ, सकलोत्तर क्या सकलोत्तरापथ नाथ, सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि से विभूषित किया जाता था। सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि से किसे विभूषित किया गया भाई? हर्षवर्धन को ही कहा जाता था। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था भाई? तो पुलकेशियन द्वितीय जो था वह चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था भाई? मिहिर भोज। कौन था? जो है प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो उसका नाम है मिहिर भोज। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम से, चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? चंदेल शासकों की जो राजधानी थी वो कौन थी भाई? खजुराहो थी। कौन थी? खजुराहो। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था कौन था भाई? तो प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? यशपाल था। कौन था? यशपाल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। चाहवान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चाहवान वंश का या फिर चाहवान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय जो था यही था। पृथ्वीराज तृतीय चाहवान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ
हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भाई? तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न शायद हमने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की रचना की किसने करी थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी है भाई? चंद्रबरदाई ने करी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी? चंद्रबरदाई ने करी है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, अगला प्रश्न शायद नहीं दिखाई पड़ा, केवल ऑप्शन उसका दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए मैं प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में प्रचलित प्रथाओं एवं विश्वासों को विद्वानों ने देन माना है। ऑप्शन ए ले लीजिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति की, ऑप्शन बी ले लीजिए सैंधो सभ्यता की, ऑप्शन सी ले लीजिए आप पाषाणकालीन मानव की, और ऑप्शन डी आपके समक्ष ये सब डी और ये दिख ही रहे हैं। ऑप्शन जो है सी और डी आपके समक्ष दिख ही रहे हैं। ये ऑप्शन डी है आपका महाकाव्य युगीन सभ्यता की। तो हिंदू धर्म में प्रचलित प्रथाओं एवं विश्वासों को विद्वानों ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति की देन माना है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, जो हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष दूसरा नंबर, अगला प्रश्न आपके समक्ष जो है, जिन क्रियाओं से, दूसरा क्या बोल दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। जिन क्रियाओं से व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं का क्या होता है? समाधान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं, या धार्मिक विश्वास कहते हैं, या मान्यता कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं। तो जिन क्रियाओं से व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है उन्हें हम प्रथाएं कहते हैं। ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्राचीन काल में समाज का विभाजन किया गया था। प्राचीन काल में समाज का विभाजन किया गया था कर्मों के आधार पर, या फिर धर्म के आधार पर, या परिस्थिति के आधार पर, या ऊंच नीच के आधार पर। तो प्राचीन काल में समाज का जो विभाजन किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, वो कर्मों के आधार पर किया गया था। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तितस फल चाखा। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का प्रचलन भारत में रहा है। मूर्ति पूजा का प्रचलन भारत में रहा है प्राचीन काल से, या बौद्ध काल से, या मध्यकाल से, या पाषाण युग से। तो मूर्ति काल का जो प्रचलन रहा है भारत में, वो प्राचीन काल से ही रहा है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई भैया? तो कुल मिलाकर के 16 मानी गई है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पुंसवन संस्कार किया जाता था गर्भधारण के जो है तीसरे महीने की में, या चौथे महीने में, या दूसरे महीने में, या छठे महीने में। तो जो पुंसवन संस्कार होता है वह गर्भधारण के जो है लगभग बात की जाए तो जब गर्भधारण के जो है लगभग तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार जो है बच्चे का कर दिया जाता है। बच्चा जब पेट के अंदर ही रहता है तो पुंसवन संस्कार तभी हो जाता है। तो ऑप्शन इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पुत्र जन्म के अवसर पर संपन्न किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? जब का जन्म होता है तो उस समय कौन सा संस्कार जो है किया जाता है? ऑप्शन ए है जातकर्म, या चूड़ाकरण, या अन्नप्राशन, या नामकरण संस्कार। बताने का प्रयास करें। तो पुत्र जन्म के अवसर पर जो संपन्न किया जाने वाला संस्कार है वो आपका संस्कार कौन सा है भाई? जात कर्म संस्कार है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, जात कर्म संस्कार होगा। नामकरण मत लगाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नामकरण संस्कार नहीं मतलब कि नहीं होता उस पुत्र जन्म के अवसर पर, जात कर्म संस्कार होता है। ऑप्शन उसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की समाप्ति के बाद, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा के समाप्ति के बाद संपादित होने वाला संस्कार कौन सा है? मान लेते हैं आप शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल में जाते हैं तो शिक्षा संस्कार का मतलब वहीं पर आपका जो है वेदारंभ संस्कार प्रारंभ हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, वेदारंभ जो है वहां से प्रारंभ हो रहा है। अब जब शिक्षा की समाप्ति हो गई और बच्चा घर आने लगता है तो उस समय का संस्कार कौन सा है? समावर्तन कहलाता है, या वेदारंभ कहलाता है, या उपनयन कहलाता है, केशांत कहलाता है? बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। तो शिक्षा की समाप्ति के बाद संपादित होने वाला जो संस्कार है वो समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता है। समावर्तन संस्कार उस संस्कार को कहते हैं जब व्यक्ति या जो बच्चा होता है गुरुकुल में जाता है, गुरुकुल में जाने के संस्कार को वेदारंभ संस्कार, लेकिन लौटने को समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट से। अगला प्रश्न है, संस्कारों से मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के अतिरिक्त संबंध रहा है? लौकिक जीवन से रहा है, या जीवन की समस्याओं से, या पारलौकिक जीवन से, या वर्तमान जीवन से रहा है?
तो संस्कारों से मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के अतिरिक्त अन्य भी संबंध रहा, तो वही अतिरिक्त संबंध जो रहा किसके साथ रहा, लौकिक जीवन से रहा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जिस परंपरा का वर्तमान समय में कोई उपयोग ना हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस परंपरा का, भैया क्या, जिस परंपरा का वर्तमान समय में कोई उपयोग ना हो उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, हिंदू संस्कारों में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है। हिंदू धर्म मतलब हिंदू संस्कारों में अत्यंत जो महत्वपूर्ण संस्कार है वो कौन सा है भाई, वो कौन सा विवाह संस्कार जो है हिंदू संस्कारों में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। कौन सा, विवाह संस्कार। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी अपने घर लौटता है। तो ब्रह्मचारी जो होता है वो कब जो है किस संस्कार के दौरान लौटता है, तो समावर्तन संस्कार के दौरान। और ब्रह्मचारी कौन रहता है, जब बच्चे का, जब तक विद्या अध्ययन बच्चा करता है तब तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। 4 आश्रम में बटा हुआ है पूरा का पूरा, जैसे कि 4 आश्रम। पहला कौन सा, ब्रह्मचर्य आश्रम। 0 मतलब कि जब पैदा हुआ उसके बाद से लेकर के 25 साल तक बच्चा पढ़ेगा, तो ये हो गया उसका क्या मेरे प्यारे दोस्तों, उसका ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। उसके अंदर 25 से 50 का जो समय काल है उसमें बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसकी शादी वगैरह हो जाती है। विवाह संस्कार के बाद में, समावर्तन के बाद में विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के बाद में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हुए 50 साल अपना बिताता है। उसके बाद में जो 50 साल के से 75 साल का एज होता है उसमें व्यक्ति जो है वो जंगल की ओर प्रस्थान करता है, मतलब कि वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है 50 से 75 के बीच का। और उसके अंदर 75 से 100 के जो बीच का समय काल होता है, या फिर 75 से जब तक जीवन प्रयत्न तक जो चलने वाला जो संस्कार है वो आपका होता है कौन सा, संन्यास आश्रम। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्या है कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है किस क्रम पर है भाई, तो ये 11वें नंबर पर आता है। कौन, उपनयन संस्कार। उपनयन माने होता है जनेऊ। उपनयन माने क्या होता है, जनेऊ। ओके, उपवीत माने भी जनेऊ होता है। इसे कहते हैं नयन तीन उपवीत भुजंगा, मतलब उनकी शंकर भगवान के लिए कहा जाता है नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन माने होता है कि 3 आंखें थी उनकी। उपवीत माने होता है जनेऊ। भुजंगा मतलब भुजंग के, मतलब कि जनेऊ किसकी बनी हुई है, तो भाई किसकी बनी हुई है, सांपों की जनेऊ पहने हुए हैं। कौन, शंकर भगवान। ठीक, तो 16 संस्कारों में जो उपनयन संस्कार है वो किस क्रम का है भाई, 11वें नंबर पर आता है। कौन, उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ आप कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। यज्ञोपवीत संस्कार आप देखते हैं, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत का जो है वैदिक मंत्र है, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से व्यक्ति एक प्रकार से बाह्याभ्यंतरा अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम साबाह्याभ्यंतरा शुचि। वो अंदर से और बाह्य रूप से दोनों तरीके से पवित्र हो जाता है, और पुंडरीकाक्ष भगवान उसको पवित्र करते हैं, और पवित्री भी धारण करने से ये चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब उपनयन संस्कार होता है वो कौने नंबर पे होता है, 11वें नंबर पर होता है। उससे पहले, उपनयन के पहले 10 संस्कार आपके हो ही जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्यारंभ से समावर्तन तक संस्कार क्या कहलाता है। विद्यारंभ से समावर्तन तक संस्कार कहलाता है, मतलब संस्कार कहलाता है क्या। विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ होता है, उसके बाद में जो है समावर्तन संस्कार पे बच्चा घर लौट आता है, तो उसको धार्मिक कहते हैं, पारिवारिक या शैक्षणिक या फिर सामाजिक, तो उसको क्या कहते हैं भाई, बताने का प्रयास करें। विद्यारंभ से समावर्तन तक संस्कार कहलाता है शैक्षणिक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम बालक के बाल काटने को कौन सा संस्कार माना जाता है। जब बालक का सबसे पहला जब बाल काटा जाता है तो वह संस्कार कौन सा होता है। ऑप्शन ए दिया है निष्कर्मण, ऑप्शन बी दिया है चौल या फिर चूड़ाकरण कर्म, या फिर सी दिया कर्णभेद, या फिर डी दिया है जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म तो जन्म लेने पर होता है, कर्णभेद जो कान छिदाया जाता है ना, तो कर्णभेद संस्कार है। और जो चौल मुंडन संस्कार होता है, चौल माने होता है चौल मुंडन, आपने सुना होगा चौल मुंडन संस्कार। कभी आप पत्तरा पोथी, पत्तरा जानते हैं, पत्तरा जो खास करके पंडितों के यहाँ होता है, तो पत्तरा में चौल मुंडन संस्कार मुहूर्तः लिखा होता है पत्तरा में। तो चौल माने होता है जो है पहली बार सर का कटना को चौल कहा जाता है, या उसी को चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। चूड़ा कर्म या फिर चौल मुंडन, तो ये आपका यही होगा। अब मुंडन चलता है इस समय,
चौल पुराना शब्द हो गया। तो चौल या फिर चूड़ाकर्म जो संस्कार होता है, पहला बार जब बच्चों का बाल काटा जाता है तो चौल या फिर चूड़ाकर्म संस्कार होता है वही। अगला प्रश्न आपका है कि मानव जीवन का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? तो मानव जीवन का जो प्रारंभ होता है वह गर्भाधान संस्कार से होता है। गर्भाधान से ही मानव जीवन का क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अंत्येष्टि तो बाद वाला संस्कार जो होता है, ठीक है। अन्नप्राशन जब बच्चे को पहली बार जो है अन्न को ग्रहण करवाया जाता है किसी बच्चे को, तो वो अन्नप्राशन मतलब कि जब बच्चा दूध पीना बंद कर दे, मतलब कि दूध भी पीता है लेकिन जो है कुछ दिन तक बच्चे केवल दूध ही पीते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उनको पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है तो वो अन्न खिलाने को भी एक संस्कार होता है। तो वो संस्कार जो होता है अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। उपनयन संस्कार हमने बता दिया, यज्ञोपवीत धारण की जाती है विद्यारंभ संस्कार से पहले, मतलब कि जो है 10वें जब बालक 10 साल का होता है, फिर जो है 8 साल का पंडितों के बच्चों को, मतलब कि ब्राह्मण के बच्चे 8 साल के और क्षत्रिय के जो है कम से कम 12 साल के हों, और जो है शूद्र के जो है 13-14, मतलब कि शूद्र बोल रहा हूँ, वैश्य के 13-14 साल के जो है हों, तो उनको यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। और शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने से, मतलब कि एक प्रकार से वो लोग नहीं धारण करते थे, उनको वंचित रखा गया था, क्योंकि वो यज्ञोपवीत का पालन उतना सही तरीके से नहीं कर पाते, और चूंकि खेतों वगैरह में काम किया करते थे बेचारे, तो इसलिए उनको इस जो है से मुक्ति दे दी गई कि हाँ आप जो है इससे मत जुड़ें। और वैश्य लोग भी ज़्यादा उसमें बिजी रहते थे, इसलिए उनकी भी यज्ञोपवीत बहुत स्थानों पर नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे होती है। तो एक प्रकार से पहले की पुरानी परंपरा थी, लेकिन यज्ञोपवीत एक प्रकार से आप देखते हैं अभी भी ब्राह्मणों के यहाँ भी चलती है, और होना भी चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, अगर आप जो है उस वर्ण के हैं तो बिल्कुल धारण करें, ठीक ठाक बातें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो नहीं धारण करते उनकी कोई बात ही नहीं भाई। आगे देखते हैं। तो ये अन्नप्राशन जब पहली बार भोजन करवाया जाए, गर्भाधान संस्कार होता है कि जब एक प्रकार से स्त्री और पुरुष का उसके बाद में जब वो जो है यौन संबंध जब बना लेते हैं, तो वही होता है आपका गर्भाधान। जब एक प्रकार से गर्भ धारण करती हैं स्त्रियां, तो वो चीज़ होती है गर्भाधान संस्कार। और अंत्येष्टि संस्कार जो होता है, ये सब संस्कार ही हैं। अंत्येष्टि संस्कार जब बाद में जब मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो वो अंत्येष्टि संस्कार उसको कहते हैं खास करके। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मचारी का अंतिम संस्कार था? ब्रह्मचारी का अंतिम संस्कार कौन सा होता है भाई? तो ब्रह्मचारी का जो अंतिम संस्कार होता है, वह संस्कार जो होता है वह समावर्तन संस्कार ही होता है, क्योंकि अस्मारोहण कोई संस्कार ही नहीं, सप्तपदी भी कोई संस्कार नहीं है, ये तो है, ये नहीं, तो आपका समावर्तन ही होगा। ब्रह्मचारी जो होता है, ब्रह्मचारी माने होता है जो विद्या आरंभ करने गया, मतलब विद्या पढ़ने गया है, वो वहाँ पर पढ़ने गया गुरुकुल में। और जो ब्रह्मचारी होता है जब वहाँ से आता है लास्ट में, तो ब्रह्मचारी का लास्ट संस्कार समावर्तन होता है। जब व्यक्ति पढ़ करके लौट रहा होता है, तो उसी को समावर्तन संस्कार कहते हैं। ठीक, अगला है मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है भाई? ऑप्शन है धर्म, बी है अर्थ, और सी है मोक्ष, और डी है काम। तो मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है भाई? मोक्ष है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। मानव जीवन का अंतिम और परम या चरम लक्ष्य पूछे तो कौन सा होगा? मोक्ष होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं। आपसे पूछेगा पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, तो 4 है। पहला पुरुषार्थ आपका धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा और आपका होता है मोक्ष। धर्म और अर्थ और काम, मतलब अर्थ को कमा करके धर्म किया जाता है, और धर्म करने के बाद धर्म के साथ साथ जो है अपने जीवन के समस्त इच्छाएं जो है उन्हीं को काम कहा जाता है। तो उस काम को धर्म के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें, किसके माध्यम से? अर्थ के माध्यम से। तो अगर ये चीज़ आप कर ले जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो है पुरुषार्थ होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनु ने हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए हैं भाई? तो मनु ने जो हिंदू विवाह के प्रकार बताए हैं वो कितने बताए हैं? 8 प्रकार के जो हिंदू विवाह बताए। आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, ये सब जो बताया है, ब्राह्मण विवाह, ऋषि विवाह, तो गंधर्व विवाह, तो इन सभी विवाह को बताया है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनु ने कितने विवाह बताए भाई? 8 विवाह मनु ने बताए। कितने प्रकार के विवाह बताया मनु ने? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन जो है मनु ने किया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अंत्येष्टि संस्कार हमने आपको बताया भी होगा। अंत्येष्टि संस्कार जो होता है, शव को जलाया जाता है, शव को गाड़ना और शव को फेंकना, 3 प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। मत्स्य पुराण में ये बातें बताई गई है। और आपका जो है 16 संस्कार जो होता है, पहला संस्कार जो है गर्भाधान संस्कार होता है। दूसरा संस्कार सुन लीजिए ध्यान से। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा संस्कार आपका जातकर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण, छठवां है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकरण,
आपका जो है 9वां है कर्णभेद, 10वां है विद्यारंभ संस्कार, और 11वां आपका है उपनयन संस्कार, और 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत, 14वां है समावर्तन, 15वां विवाह, और 16वां होता है अंत्येष्टि। ये बात ध्यान रखेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई। समावर्तन, वेदारंभ, वेदारंभ क्या है, उसके अंदर केशांत होता है एक। केशांत माने होता है कि जब जो है केवल जब गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, केशांत संस्कार का मतलब आपको बता दूं, केशांत माने होता है विद्यार्थी के 16वें वर्ष में यह संस्कार किया जाता है, जब उसके दाढ़ी आदि का पहली बार कर्म होता है, मतलब दाढ़ी वगैरह जब उसकी आ जाती है, उसको जब बनवाया जाता है, तो मनु के अनुसार गर्भ के 16वें वर्ष में ब्राह्मण, 22वें वर्ष में क्षत्रिय का, और 24वें वर्ष में वैश्य का केशांत संस्कार संपन्न कराना चाहिए। केशांत को गोदान की संज्ञा से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस संस्कार के मंगलमय अवसर पर ब्राह्मण आचार्य को गोदान भी दिया जाता था। इसीलिए कहीं कहीं पर आपको केशांत जो संस्कार है, इसको गोदान संस्कार के भी नाम से जो है बुलाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, पहले संस्कार आपको बता दूं शुरुआत से, गर्भाधान संस्कार होता है। इस संस्कार का प्रचलन वैदिक काल से ही हुआ है। इसमें पुरुष अपनी स्त्री में अपना जो है बीज स्थापित कर और संतान की कामना करता है। इससे संपन्न करते समय उपयुक्त समय और वातावरण का भी ध्यान रखना अपेक्षित होता है। स्त्री का ऋतुकाल में रहना आवश्यक था। ऋतुकाल मतलब ऋतु स्नान के बाद चौथी रात्रि से 16वीं रात्रि तक गर्भ धारण के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। ये कई सारी बातें, तो ये चीज़ हो गई। पुंसवन संस्कार, यह संस्कार गर्भ के तीसरे महीने किया जाता है तथा संतान उत्पत्ति के निमित्त होता है। जब चंद्रमा पुण्य मतलब कि पुख्य नक्षत्र में होते हैं, तब यह संस्कार संपन्न किया जाता है। पुत्र संतान के लिए यह नक्षत्र मंगलकारी माना जाता है, पुख्य नक्षत्र जो होता है। इसीलिए रात्रि में बरगद की छाल का रस्सी स्त्री की नाक के छिद्र में डाला जाता था, ताकि उससे गर्भपात ना हो। तो ये मतलब कि था उस समय क्या आता था। उसके अंदर तीसरा संस्कार होता था सीमांतोनयन संस्कार। सीमांतोनयन संस्कार में जो है इसीलिए मतलब इस संस्कार को सीमांतोनयन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसकी संपन्नता में स्त्री के केसों को ऊपर उठाया जाता था। शास्त्रकारों का मत है कि जब स्त्री गर्भिणी होती है, तब उस पर अनेक विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, तो उसे डरा कर गर्भ का विनाश कर देती हैं। अतः इन दुष्ट शक्तियों और बाधाओं से गर्भिणी स्त्री की रक्षा का उपाय सीमांतोन्नयन संस्कार के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसके मतलब क्या क्या जाता है, स्त्री जब होती है तो उसकी विघ्न बाधाओं को टालने के लिए उसके जो केस होते हैं, अर्थात जो बाल होते हैं, उनको ऊपर उठा दिया जाता है। तो ये होता है आपका सीमांतोन्नयन संस्कार। इतनी बात क्लियर हो। तीसरा संस्कार, चौथा संस्कार जो होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। चौथा संस्कार जो होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म जो संस्कार होता है, यह संस्कार पुत्र जन्म के अवसर पर संपन्न किया जाता था। जो है अनिष्टकारी शक्तियों का बच्चे पर कुप्रभाव न पड़े, इसके लिए यह संस्कार संपन्न किया जाता था। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सोना, घी तथा मधु का जो है गृहोक्त मंत्रों से जो है नवोत्पन्न अर्थात जो नवजात शिशु है उसका प्राशन करवाया जाता था। तो ये चीजें थी। पिता साविधि स्नान करके नंदी मुख श्रद्धा और पूजन किया करते थे, मतलब कि करते थे। पिता आशी मंत्रों के साथ पुत्र को स्पर्श करता और सूंघता था। तो ये जो है जातकर्म संस्कार था। उसके बाद में नामकरण संस्कार आपका था जातकर्म के बाद में। तो इसके लिए मतलब जातकर्म नामकरण संस्कार में किसी शुभ और मंगल घड़ी में देव पूजन किया जाता था और यज्ञ आहुति का आयोजन किया जाता था। शिशु के नाम का चुनाव धार्मिक क्रिया मतलब क्रियाओं के साथ निश्चित तिथि को संपन्न किया जाता था। मनु के अनुसार 10वें और या 12वें दिन जो है शुभ तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त में नामकरण किया जाता था। शिशु का नामकरण प्रायः देवताओं, नक्षत्रों आदि के नाम पर रखा जाता था। स्त्रियों का नाम सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य, आक्रूर तथा स्पष्ट वाला अर्थ वाला होना चाहिए। मनोहर, मंगल सूचक, अंत में दीर्घ अक्षर वाला होना चाहिए। तो ये चीजें थी नामकरण संस्कार में अगर स्त्रियों का करें तो। आगे था अगला आपका छठवां संस्कार निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जो है जन्म के बाद पहली बार संतान को घर से बाहर निकाला जाता था जब, तो उसे निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण माने वो घर से जब बाहर निकले उतने दिन तक जो है घर में जब तक रहता है तब तक उसको संस्कार क्या कहता था भाई, जो है वो कौन से संस्कार में रहता जो है निष्क्रमण, मतलब कि जब तक वो घर में रहे तब तक, उसके बाद जब घर से पहली बार बाहर निकले तो उस समय निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। ओके, उसको ठीक। अन्नप्राशन जो संस्कार है 7वां संस्कार है। 5वें महीने के बाद शिशु जो होता है अन्न खाने के योग्य हो जाता है। अब इस समय जो है उसको धीरे धीरे अन्न की ओर आकर्षित करना चाहिए और अन्नप्राशन का तात्पर्य बच्चे को अन्न ग्रहण कराने से लिया आता है।
तो जब पहली बार बच्चे को जो है अन्न खिलाया तो अन्नप्राशन संस्कार होगा। उसके बाद में 8वां संस्कार चूड़ाकरण। सर्वप्रथम शिशु को बाल काटने का आयोजन मतलब कि जब आयोजन किया जाता है तो उसे चूड़ाकरण अर्थात मुंडन जो करते हैं ना, वही संस्कार होता है चूड़ाकरण। उसके बाद में जो है उनकी चुरकी मतलब चुरकी जिसको कहते हैं, शिखा जिसको कहते हैं ना, उसको छोड़ कर के सारे बाल जो है कटवा देते हैं, मुड़वा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में चूड़ाकरण के बाद में 9वां संस्कार जो होता है कर्णभेद संस्कार होता है। गर्ग मुनि थे एक, उनके अनुसार यह संस्कार 6वां या 7वां या 8वां या 12वें मास में, 6ठे मास में चाहे 7वें मास में चाहे 8वें महीने में बच्चे के, चाहे 12वां मतलब कि 1 साल का हो जाए बच्चा, उसके जो है 12 मतलब कि 1 साल का हो जाए बच्चा, तब उसका कर्णभेद मतलब कि कर्ण छेद कर देना चाहिए। ओके, तो ये मतलब कि कानों को छिदवाना जो है, सुई की नोक से कानों को छेदन किया जाता था। तत्पश्चात कानों में स्वर्ण की बाली या फिर कुंडल पहनाया जाता था, ये संस्कार था। ये 10वां संस्कार था विद्यारंभ संस्कार। मतलब विद्यारंभ जब संतान की अवस्था 5 वर्ष की हो जाती थी, तब उसे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती थी। तो ये है विद्यारंभ। उसके बाद में उपनयन अर्थात जनेऊ हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद में वेदारंभ संस्कार जो है ब्राह्मण की जो उपनयन है वो जो है 8वें साल हो जानी चाहिए, क्षत्रिय का 11वें और 12वें साल वैश्य का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वेदारंभ उसके बाद में होता था, जो है उपनयन के बाद में वेदारंभ होता था। वेदारंभ माने कि गुरु के निकट रह करके शिष्य वेद का अध्ययन करते थे, तो ये वेदारंभ संस्कार हो गया। विद्यारंभ दूसरा चीज है और वेदारंभ दूसरा चीज है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में केशांत संस्कार होता था, वहीं पर विद्यार्थी के 16वें वर्ष में यह संस्कार किया जाता था। ठीक। उसके बाद में समावर्तन संस्कार होता था केशांत के बाद में। समावर्तन जब संस्कार शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तब जब व्यक्ति घर पर लौटता था तो वो होता है। उसके बाद में 15वां विवाह संस्कार। यह संस्कार तो आपको पता ही होगा विवाह क्या होता है। उसके बाद में अंत्येष्टि जो 13वीं वगैरह वाला होता है ना मृत्यु के बाद में, तो वो संस्कार होता है अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार थे जो कि हमने आपको बता दिए। और अगला प्रश्न अब देख लेते हैं भाई फटाफट से। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा प्रश्न है आपके समक्ष आ चुका है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है विवाह के 3 उद्देश्य। प्रश्न है आपका विवाह के 3 उद्देश्य क्या थे? विवाह के 3 उद्देश्य क्या थे भाई? तो यज्ञों का आयोजन करना, पुत्र संतति करना और रति मतलब प्रेम। ठीक, तो ये 3 है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, किसने कहा है कि लड़की क्रमशः माता पिता पति और पुत्रों के संरक्षण में रहती थी? किसने कहा है कि लड़की जो होती थी माता पिता पति और पुत्रों के संरक्षण में रहती थी? यह बात उपरोक्त में से किसी ने नहीं कही है। न मनु ने कही, न मनु और नारद ने कही, न जो है याज्ञवल्क्य में कहा गया है, किसी में नहीं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न विवाह है। विवाह क्या है भाई? अग्नि की परिक्रमा करके क्या आता है, या फिर वधू का हाथ ग्रहण करके अपना बनाना, या फिर कन्या को जो है पिता के घर से वर अपने घर ले आता है, क्या होता है भाई? तो ये चीज़ें सभी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अग्नि की परिक्रमा करके भी वधू का हाथ ग्रहण करके जो है अपना बनाना, ये सब होता है विवाह संस्कार में, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विवाह का उद्देश्य है। निम्नलिखित में विवाह का उद्देश्य कौन सा है? धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है, पुत्र प्राप्ति करना है, रति सुख, तो सभी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। इतिहासकार प्रश्न क्या है? इतिहासकार उतबी ने मथुरा के मंदिरों की प्रशंसा में उन्हें क्या कहा? तो इतिहासकार उतबी ने मथुरा के मंदिरों की प्रशंसा करते हुए क्या कहा था भाई? क्या कहा था कि ये जो है क्या है भाई? ये क्या है? स्वर्गीय भवन के तुल्य, स्वर्गीय भवन जैसा। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों कि महमूद गजनबी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था? तो 1009 ईस्वी में किया था। आपसे पूछे सोमनाथ पर गजनबी का आक्रमण जो है कब हुआ था? तो 1500 मतलब कि सॉरी 1025 से जो है 1026 के आसपास जो है हुआ था। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक कथन फेमस है कि मैं मूर्ति बेचने वाले के नाम से नहीं बल्कि मूर्ति तोड़ने वाले के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। यह कथन किसने कहा था? ये महमूद गजनबी का है। ठीक, किसने कहा कि मैं मूर्ति बेचने वाले के नाम से नहीं बल्कि मूर्ति तोड़ने वाले के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ? यह कथन किसका है? महमूद गजनबी का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? मुल्तान पर किया था। अगला प्रश्न है आपके समक्ष। तराइन का प्रथम तथा द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी तथा किसके बीच में हुआ था?
तराइन का प्रथम तथा द्वितीय युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और एक राजाओं के बीच में हुआ था, वो राजा कौन था भाई? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राठौर जयचंद पर मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया था? राठौर जयचंद पर मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया था भैया? तो 1194 ईस्वी में किया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध जो हुआ था किस स्थान पर हुआ था भाई? तो मोहम्मद गौरी और मतलब मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था, वो चंदावर में हुआ था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने मरते समय क्या देखने की इच्छा प्रकट की? तो महमूद गजनबी ने मरते समय जो है खजाना देखने की इच्छा प्रकट करी थी। क्या? खजाना देखने की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजपूतों की युद्ध प्रणाली क्या थी? प्राचीन ढंग की या नवीन ढंग की या घुड़सवारों पर आधारित या प्रशिक्षित सैनिकों पर आधारित? बताने का प्रयास कर सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राजपूतों की युद्ध प्रणाली कैसी थी? प्राचीन ढंग की थी। कैसी थी? प्राचीन ढंग की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका कौन सा है? एक जो है इख्तियारुद्दीन दास था। इख्तियारुद्दीन किसका दास था? मोहम्मद गौरी का, महमूद गजनबी का या बख्तियार खिलजी का? किसका था भाई? तो मोहम्मद गौरी का ये दास था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र था जितना मुसलमानों के लिए मक्का? तो कौन सा स्थान है भाई? थानेश्वर जो है वो जो है जितना मुसलमानों के लिए जो है मक्का प्रसिद्ध है या पवित्र माना जाता है, उतना ही पवित्र जो है थानेश्वर नामक स्थान हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता था। ठीक है, उस समय। तो ये इतने प्रश्न थे जो कि हमने आपको बता दिए। तो हमने चर्चा कर लिए लगभग 68 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और 68 के साथ साथ हमने बहुत सारी बातें आपको और भी बताई हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने बता दिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार लगातार बनाए रखें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, सभी दोस्तों के पास प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। मैं लगातार आप लोगों के साथ इतनी मेहनत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों को एक मेहनत करना है, अपना अंगूठा केवल दबाना है लाइक के बटन पर, और 2-3 लोगों के पास शेयर करना है। मतलब 2-3 क्या, लगभग जितने लोग आपके कॉन्टैक्ट में हो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।